आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स बढ़कर 77,409 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी बढ़कर 24,168 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,50,140 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,40,500 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 94.4 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 78.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों के लिए गुरुवार को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। इनमें से 19 सीटें एनडीए को, इंडिया ब्लॉक को 6 और एक सीट मिजोरम की मिजोरम पीपल्स मूवमेंट को मिली। इस चुनाव में एनडीए और इंडिया ब्लॉक को एक एक सीट का फायदा हुआ। 23 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। गुरुवार को झारखंड की 2 और मिजोरम की 1 राज्यसभा सीटों के रिजल्ट आए। झारखंड में एक सीट एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार उद्योगपति परिमल नाथ वानी और दूसरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने जीती। झारखंड में क्रॉस वोटिंग की वजह से परिमल को जीत मिली। यहां 3 वोट अवैध पड़े। कांग्रेस ने आरजेडी और लेफ्ट पर साथ न देने का आरोप लगाया। वहीं मिजोरम की एक सीट पर मिजोरम पीपल्स मूवमेंट प्रत्याशी के लल्लू आंगकिमा जीते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी एक और बड़ी टूट की कगार पर है। गुरुवार को पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने संसदीय दल की बैठक में नहीं पहुंचे, जो उनके पार्टी छोड़ने का स्पष्ट संकेत है। इन असंतुष्ट सांसदों ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, ताकि उनके अलग होने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्ताधारी शिवसेना गुट में विलय को औपचारिक रूप दिया जा सके। पार्टी की आधिकारिक बैठक में केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा बाबू बाजे और राज्यसभा सांसद संजय राउत ही शामिल हुए, जिससे संसदीय दल के भीतर गहरे विभाजन की पुष्टि हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए बुधवार को टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब यूजर्स 22 जून 2026 तक टेलीग्राम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही सरकार ने 30 जून 2026 तक टेलीग्राम के एडिट फीचर्स को भी बंद करने का निर्देश दिया है। इतना सख्त कदम उठाने से पहले टेलीग्राम और सरकार के बीच कई विवाद सामने आए। इस पर एक नजर डालते हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि सरकार ने टेलीग्राम को निजी तौर पर फटकार लगाई थी, क्योंकि उसने कथित लीक पेपर भेजने वाले अकाउंट्स को ऐप से हटाया नहीं था। वहीं टेलीग्राम ने सरकार पर मीटिंग के रिकॉर्ड का गलत तरह से पेश करने का आरोप लगाया है। इन सब के बावजूद सरकार ने 22 जून तक देश भर में टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम जनता को राहत मिलने की उम्मीदों पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री सुरेश गोपी ने गुरुवार को साफ किया कि ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत कम नहीं होंगे। दरअसल पश्चिमी एशिया संकट के कारण तेल कंपनियों को हुए 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अत्यधिक जहाजों के ट्रैफिक का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि स्थिति को सामान्य होने में अभी समय लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से ज्यादा समय से जारी जंग के बीच गुरुवार को एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस हमले के बाद सुरक्षा कारणों से मॉस्को के सभी एयरपोर्ट पर उड़ानों को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। रूस की विमानन संस्था रोसब्यास ने पुष्टि की है कि हवाई क्षेत्र से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने मॉस्को के आसमान में यूक्रेन के 180 ड्रोनों को मार गिराया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। नेपाल और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में नेपाल ने चीन के साथ अपनी सीमा पर कई अहम परियोजनाओं को तेजी गति से पूरा करने का फैसला किया है। चीन इन सभी विकास कार्यों को अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BROI परियोजना का हिस्सा बता रहा है। वहीं भारत लगातार इस चीनी पहल को लेकर अपना विरोध जताता रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने
अपनी भारत यात्रा के तुरंत बाद चीन का दौरा किया, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि काठमांडू प्रशासन सीमा पर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देगा, ताकि नेपाल को एक लैंड लॉक्ड देश के बजाय लैंड लिंक देश के रूप में स्थापित किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है और इस बार फॉर्म्स में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इन बदलावों को मकसद पारदर्शिता बढ़ाना, गलत जानकारी का रोकना और फाइलिंग प्रोसेस को ज्यादा सटीक बनाना बताया है। ऐसे में रिटर्न सबमिट करने से पहले इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नियमों को समझ सकते हैं। इस साल सबसे बड़ा बदलाव यह है कि टैक्स पेयर्स को पहले से ज्यादा डिटेल्स जानकारी देनी होगी। अब आपको अपनी आय के हर स्रोत, निवेश, कैपिटल गेन और अन्य फाइनेंशियल जानकारी स्पष्ट तरीके से भरना होगा। इससे टैक्स विभाग के लिए आपकी जानकारी का वेरीफाई करना आसान होगा और गलत जानकारी देने पर संभावना कम होगी। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।